दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की ओमनीबस की। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में हैं। अगली कहानी कंटिन्यू करते हैं जिम कॉर्बेट की बुक जंगल लोर की। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि एक बार वो कैंपिंग कर रहे थे। उनका जो काला डूंगी वाला घर था उससे करीब 10 माइल्स की दूरी पर वो सुबह सुबह निकल गए थे, इस उम्मीद में कि वो शिकार करेंगे किसी जंगली मुर्गे का या फिर मोर का भोजन पकाने के लिए। अब रोड के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वो गए, जहां पर प्रचुर मात्रा में तरह तरह के शिकार उपलब्ध थे। और अगर रोड के राइट हैंड साइड की बात करें तो वहां पर खेत खलियान थे। अब जब खेत खलियान में गांव के किसान जाने लगे अपने रोज की दिनचर्या पर, तो जो पक्षी उनकी फसलें खा रहे थे वहां से उड़ने लगे। अब जब पक्षी उड़ रहे थे तो एक शिकारी को क्या चाहिए, बहुत सारे शिकार अवेलेबल थे, उड़ रहे थे। लेकिन जिम कॉर्बेट का कहना है कि उस दिन मेरी किस्मत खराब थी। जितने पक्षी सड़क के ऊपर से उड़ के जा रहे थे, वो जो मेरी बंदूक थी उसकी शूटिंग रेंज के बाहर थे। और क्योंकि जिम कॉर्बेट पहले ही बता चुके हैं कि उनके पास जो बारूद उपलब्ध होता था बड़ा ही सीमित होता था, आर्थिक संकट की स्थिति में उन्हें अपने परिवार के भोजन के लिए शिकार करने भी जाना पड़ता था। लेकिन बंदूक का फायर करते वक्त यह ध्यान में रखना होता था, इससे शिकार हाथ लगना ही चाहिए। तो ये सोचते विचारते कॉर्बेट उस जगह पर पहुंच गए जहां वो खेत खलिहान आखिरी थे, लेकिन उनके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं अपना ध्यान खेत खलिहान पर तो रख ही रहा था, उड़ती हुई चिड़िया पे भी रख रहा था, लेकिन मैं अपना ध्यान रोड के ऊपर भी रख रहा था, क्योंकि मुझे फायर करना था 100 गज के दायरे के अंदर। और कोई ऐसी चिड़िया थी नहीं जो उस दायरे में आ रही हो। ये देखते देखते सोचते सोचते मैं जब सड़क के आखिर में पहुंच गया तो चिड़िया तो नजर आई नहीं, लेकिन मैंने देखा बाएं हाथ की तरफ से एक लेपर्ड आ रहा है। लेपर्ड था जबरदस्त बड़ा मेल लेपर्ड। वो पहले बाईं तरफ गया, फिर उसने रोड को क्रॉस किया, दाईं तरफ गया और छिप के बैठ गया घात लगा के एक झाड़ी के अंदर। अब वो लेपर्ड फिर उठा, करीब 20 गज की दूरी तक फिर गया, फिर वैसे ही घात लगा के बैठ गया। अब जो उस लेपर्ड का व्यवहार था उसको देख के मालूम चल रहा था कि वो लेपर्ड किसी खास चीज में इंटरेस्टेड है, और जिस चीज में भी यानी जिस शिकार में वो इंटरेस्टेड है वो शिकार सड़क पर तो नहीं है। अब मैं पहले उस जगह पे पहुंचा जिस पहली झाड़ी में लेपर्ड ने घात लगाई थी, फिर वहां से वो आगे चला गया था। मैं देखना चाहता था कि यहां से क्या चीज है जो नजर आ रही है। अब जहां पर खेत खलियान खत्म होते थे वहां से थोड़ी दूरी पर एक ओपन ग्राउंड था। इस ओपन ग्राउंड की घास काट दी गई थी और यहां पर गांव के पशु चरा करते थे। जब मैं दूसरी जगह पे गया जहां बैठ के उस लेपर्ड ने घात लगाई थी, देखा वहां से भी उसी ओपन ग्राउंड का व्यू आ रहा था। तो इतना तो तय था कि जिस चीज में भी वो लेपर्ड इंटरेस्टेड है वो इस ओपन ग्राउंड में है। झाड़ियों के अंदर छिपता छिपाता वो लेपर्ड काफी आगे तक गया था, वहां तक जहां पर झाड़ियां खत्म हो जाती थीं। उसके बाद एक ढलान सी थी, लेपर्ड ने ले लिया था उस ढलान को। अब जब मैं उस जगह पे पहुंचा जहां पर झाड़ियां खत्म होती थीं, वहां पर भी लेपर्ड कई डिफरेंट पोजीशन में बैठा था। उसके बाद वो उतरा था ढलान में। यहां पर भी लेपर्ड के चलने के निशान यानी कि उसके पग मार्क्स साफ नजर आ रहे थे। घास पर भी जहां लेपर्ड चल रहा था उसके पैरों के निशान थे, यानी कि ओस की बूंदें उस जगह से हट जा रही थी। अब थोड़ा आगे चलने के बाद जहां पर धूल थी वहां पर उसके पग मार्क मिल नहीं रहे थे। तब इससे मालूम चल रहा था कि इस ढाल वाले इलाके में जहां लेपर्ड गया है उसके बाद उसने अपना रास्ता बदल लिया है। अब खुले ग्राउंड में पीछा करना संभव नहीं था, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि जहां थोड़ी थोड़ी घास है, जहां उसके ठूंठ हैं,
लेपर्ड उस तरफ गया होगा। वहां पर जाने के बाद मैंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक सांभर डियर के खुरों के निशान हैं। अब इसके आगे जो सांभर के खुरों के निशान मिले वो जमीन में काफी गहरे मिले। अब वो जो गहरे थे और निशानों के तरीके से मालूम चल रहा था कि उस सांभर के अपने नेचुरल वजन के अलावा उसके ऊपर कोई दूसरा वजन भी था और सांभर उस वजन को अपने आप से उतारने की कोशिश कर रहा था और पुरजोर कोशिश कर रहा था। यानी कि सांभर सदमे में था। 30 गज की दूरी तक भागने के बाद सांभर तेजी के साथ एक पेड़ की तरफ मुड़ गया था। अब उस पेड़ के नजदीक जब कॉर्बेट पहुंचे तो करीब 4 फीट की ऊंचाई पर उस पेड़ की छाल पर सांभर के बाल लगे थे और लगा था थोड़ा सा खून। अब मैंने अंदाजा लगा लिया था कि झाड़ियों के पीछे से छिपके लेपर्ड जिसे देख रहा था वो था सांभर। उसके बाद धीरे धीरे नजदीक पहुंचने के बाद वो लेपर्ड घास के ठूंठों के पास सांभर के ऊपर उछल गया था, सवार हो गया था उसकी पीठ पर। और उसके बाद वो लेपर्ड सांभर की पीठ पे सवार था। सांभर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, भाग रहा था, लेकिन लेपर्ड ने उसे छोड़ा नहीं था। जब उस पेड़ के पास पहुंच गया तब लेपर्ड ने उसके ऊपर किया था अपना आखिरी वार। यानी लेपर्ड इतना समझदार था कि उसने वहां तक सांभर को नहीं मारा जहां तक वो उसे ले जाना चाहता था, क्योंकि सांभर बहुत भारी था और लेपर्ड के लिए संभव नहीं था कि उसे खींच के उस कवर में लेके जा सके। तो लेपर्ड उसके ऊपर सवार रहा। जब लेपर्ड के हिसाब से परफेक्ट जगह पे वो सांभर पहुंच गया तो लेपर्ड ने उसे मार डाला। सांभर के खुरों से मैंने अंदाजा लगाया कि सांभर फुल्ली ग्रोन था। उजाला हो जाता तो लेपर्ड के लिए उसे मारना संभव नहीं होता, इसलिए लेपर्ड ने सांभर की सवारी कर ली थी और फिर मुनासिब जगह जाने के बाद उसे मार डाला। ऐसा नहीं कि सांभर ने अपने बिन बुलाए मेहमान या बिन बुलाए सवार को गिराने की कोशिश नहीं की। उसने पेड़ पर टक्कर मारी, तभी उसके बाल चिपक गए। 2 और जगहों पे भी सांभर ने कोशिश की थी उस लेपर्ड को गिराने की। और लेपर्ड ने भी जब देख लिया था कि यह जगह एकदम परफेक्ट है, यहां पर वो इंसानों की निगाह और गिद्धों की निगाह से अपने शिकार को बचा सकता है, तो उसने अपने दांत उस मादा सांभर के गले में गहरे गड़ा दिए थे और अपने पंजे गड़ा के उसे नीचे गिरने पर मजबूर कर दिया था। लेपर्ड ने ना सिर्फ सांभर को मारा था, फौरन ही उसे खाना भी शुरू कर दिया था। लेपर्ड अपने शिकार के नजदीक ही लेटा हुआ था जब मैं वहां पर पहुंचा और मुझे देखने के बाद वो लेपर्ड वहां से हट गया। हालांकि लेपर्ड को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो चिड़िया मारने गया था। 28 बोर की मेरे पास गन थी और नंबर 8 के शॉट्स थे। मुझे ऐसे कई मौके मालूम हैं जब लेपर्ड अपने शिकार की सवारी करते हैं जिसे कि वो मारना चाहते हैं। कभी वो शिकार होता है सांबर डियर, कभी वो शिकार होता है चीतल यानी कि स्पॉटेड डियर, और कभी तो वो शिकार होता है घोड़ा। लेकिन टाइगर ने ऐसा किया हो, ऐसा मुझे केवल एक मौका मालूम है। इस अवसर की बात करूं तो मैं कैंपिंग कर रहा था एक गांव मंगोलिया खट्टा के पास में। यहां पर लोग अपने जानवर भी लेके आते थे चराने के लिए। काला डूंगी से करीब 12 मील की दूरी पर था। सुबह का समय था। नाश्ता करने में मुझे थोड़ी देरी हो गई थी। मुझे दूर से भैंस की घंटियों की आवाज आ रही थी। सुबह की बात करें तो मैं कैंप वापस लौट रहा था एक तेंदुए की फोटो खींच के। मैं एक जगह से गुजरा था जहां पर करीब 100-150 भैंसें चर रही थी तराई की घास में। उस घास के पास में ही एक रेतीला नाला भी था और उस नाले में बहता था थोड़ा पानी। इस नाले में मैंने फ्रेश पगमार्क देखे थे, एक टाइगर के और एक टाइग्रेस के। अब जो मैंने भैंस की घंटियों की आवाज सुनी थी उससे साफ जाहिर होता था कि इन भैंसों में भगदड़ मची है। और भगदड़ क्यों मची है, इन पग मार्क से साफ मालूम चल रहा। अब इन भैंस की घंटियों की आवाज में एक आवाज अलग से आ रही थी, यानी झुंड से एक भैंस अलग हो गई थी।
अब जो कैटल स्टेशन थे जहां पर लोगों ने अपने पशुओं के लिए शेड बनाए हुए थे, वो भैंसों की आवाज से अलर्ट हो गए थे। उन्होंने कनस्तर बजाने शुरू कर दिए थे, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। अब जो अकेली बड़ी भैंस थी उसने बोलना बंद कर दिया था, लेकिन जो बाकी की भैंसें भाग रही थीं, वो तो भागती आ रही थीं अपनी पशुशाला की तरफ। जब सारी आवाजें रुक गई, तब मैंने दो गोलियों की आवाज सुनी। जब मैं नजदीक गया, तब मैंने देखा एक यूरोपियन आदमी है, यंग है, और उसके हाथ में है एक राइफल, और उसके चारों तरफ घेरा बना के खड़े हैं कुछ भारतीय। उस यूरोपियन ने मुझे बताया कि उसे नौकरी दी गई है इज्जत नगर में। कंपनी का नाम है इंडियन वुड्स प्रोडक्ट्स। वो बात कर रहा था इन पशुओं के ओनर से, तब उसे सुनाई दी भैंसों की घंटियों की आवाज। वो थोड़ा नजदीक गया तो उसने भैंसों की रंभाने की आवाज सुनी, और साथ में सुनी टाइगर की ग्राउल की आवाज। कॉर्बेट बोलते हैं कि मैंने भी आवाज भैंस की तो सुनी थी, टाइगर की ग्राउल की आवाज मैं इसलिए नहीं सुन पाया कि शायद मेरी दूरी ज्यादा थी। पशुओं के मालिक ने इसलिए चिल्लाना शुरू कर दिया था कि उन्हें लग रहा था कि टाइगर उनकी बाकी भैंसों पर हमला करने आ रहा है, इसलिए उन्होंने कनस्तर बजाने शुरू कर दिए थे। जब भैंसें भाग के वहां पे आईं, तो उन्होंने देखा कि एक भैंस के गले से बहुत सारा खून गिर रहा है, और पशुओं के मालिकों ने कहा कि इसके लिए अब हम कुछ कर नहीं सकते। तो यूरोपियन ने कहा कि अगर आप इस भैंस को तड़पते हुए नहीं देखना चाहते तो आप बोलिए, तो मैं इसे गोली मार देता हूं। उन लोगों ने कहा कि गोली मार दीजिए ताकि इसे दर्द से छुटकारा मिल जाए। तो उस भैंस के सिर में यूरोपियन ने दो गोलियां दाग दी थी। जिस भैंस को उस यूरोपियन ने मारा था वो एकदम जवान भैंस थी, परफेक्ट कंडीशन में थी। और पशुओं के मालिकों ने मुझे बताया कि उनके झुंड की सबसे परफेक्ट और तगड़ी भैंस थी। मैंने भी इतनी तगड़ी भैंस कभी देखी नहीं थी, तो मैंने बड़े ही ध्यान से उसका निरीक्षण किया। अब उस भैंस के गले में या गर्दन में एक भी दांत का निशान नहीं था, एक भी पंजे का निशान नहीं था, लेकिन उसकी पीठ पर करीब 50 से ज्यादा निशान थे टाइगर के पंजों के। कई पंजों के निशान ऐसे थे कि जब उस भैंस की पीठ पर सवार होके टाइगर गर्दन की तरफ मुंह करके बैठा था, और कुछ निशान ऐसे थे जिसमें वो भैंस की पूंछ की तरफ फेस करके बैठा था। उस भैंस की सवारी करते करते ही टाइगर ने काफी मांस उसकी पीठ से खा लिया था। करीब 10-15 पाउंड यानी 6-7 किलो उसके पिछले पैरों के पास से भी खा लिया था। अब मैं वापस अपने कैंप पहुंचा और मैंने उठाई हैवी राइफल, क्योंकि अब सामना होने वाला था टाइगर से। अब मैं भैंस के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उस नाले के पास पहुंचा, और मैंने देखा कि भगदड़ नाले के पास से ही स्टार्ट हुई थी। वो नाले की वो जगह थी जहां पर मैंने टाइगर के पग मार्क्स देखे थे, लेकिन इस जगह पे जो घास थी वो आदमी के कंधों की ऊंचाई तक थी। तो मैं अंदाजा नहीं लगा पाया कि टाइगर आया कहां से था। लेकिन टाइगर जहां से भी आया था, उसका इरादा उस भैंस को मारने का नहीं था, नहीं तो वो उसकी गर्दन बड़े आराम से मरोड़ सकता था। अब मैं उस जगह पे उस घटनाक्रम का चित्रण नहीं कर पाया उस लंबी घास की वजह से, इसका मुझे अफसोस है। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई दूसरा घटनाक्रम याद आता नहीं कि एक टाइगर भैंस की अपने किसी शिकार की सवारी कर रहा हो, उसको जान से न मार रहा हो, और सवारी करते करते ही उसे खा भी रहा हो। अब जब मैंने पगमार्क चेक किए तो जो दोनों टाइगर इसके पगमार्क थे, दोनों ही फुल्ली ग्रोन टाइगर्स थे, यानी टाइगर और टाइग्रेस। ऐसा भी नहीं था कि वो इस सब अडल्ट टाइगर हो, अनाड़ी हो, और वो भैंस को मार नहीं पा रहा। और अगर कोई यंग टाइगर होता तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि पहली बात तो वो भैंसों पे हमला करता, और दूसरी बात दिन दहाड़े हमला करता, क्योंकि यह हमला सुबह के 10 बजे के आसपास हुआ था। अब एक दूसरी घटना जिम कॉर्बेट सुनाते हैं। एवलिन गिल, जो कि पुत्र था जिम कॉर्बेट के दोस्त हैरी गिल का, वो बड़ा ही उत्सुक रहता था, बड़ा ही शौकीन था तितलियों को इकट्ठा करने का। मुझे एक घटनाक्रम याद है जब मेरी उससे कुछ चर्चा हुई थी नैनीताल में
तितलियों के बारे में। मैंने उसे बताया कि मैंने पवलगढ़ में एक बड़ी ही सुंदर तितली देखी थी। उसके पंखों पे रेड स्पॉट्स थे। एवलिन ने मुझसे कहा कि जैसी तितली आप मुझे बता रहे हैं ऐसी मैंने कभी देखी नहीं है। मैं उसे देखना चाहता हूँ, इकट्ठा करना चाहता हूँ। प्लीज आप मुझे वहां ले चलिए। कुछ महीनों के बाद की बात है। मैं कैंपिंग कर रहा था सांदनी गागा में। ये जगह पवलगढ़ से करीब 3 मील की दूरी पर थी और जो मैं कैंपिंग कर रहा था, मैं चीतल के यानी स्पॉटेड डियर के कुछ फोटो खींचना चाहता था। और मैं कोई सीधे साधे फोटो नहीं खींचना चाहता था। मैं चाहता था स्पॉटेड डियर की लड़ाई के फोटो खींचूं। उस टाइम पर वहां पे बहुत सारे चीतल होते थे। लड़ाई देखना कोई मुश्किल काम नहीं था। एक दिन सुबह नाश्ते के बाद मैं अपना तितली पकड़ने वाला जाल लेके चल पड़ा पवलगढ़ की तरफ, क्योंकि मैंने वादा किया था एवलिन से उसे अनोखी तितली दिखाने का। जहां पर मेरा टेंट लगा था वहां से करीब 100 गज की दूरी पर घना जंगल था। उस जंगल में एक गड्ढा सा था जहां पर सांभर आते थे। मुझे उम्मीद थी कि मुझे यहां पर तितलियां मिल जाएंगी। अब वो जो रोड थी उसमें इंसानों की आवाजाही काफी कम थी और प्रचुर मात्रा में शिकार वहां पर उपलब्ध था। मैं उस रोड पे चल रहा था। जमीन काफी कठोर थी, यानी ठोस सतह थी, लेकिन उसके ऊपर एक महीन परत थी धूल की। और उस धूल की परत से मुझे रिकॉर्ड मिल जाता था कि रात में इस सड़क से कौन कौन सा जानवर गुजरा है। अब अगर आपको जंगल का अनुभव है, आपकी आंखें अनुभवी हैं, तो हर निशान पर आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आप देखकर ही समझ जाते हैं कि निशान किसके हैं, ये जानवर कहां से आया है और किस दिशा की तरफ गया है। अब उदाहरण के लिए बताऊं कि एक शाही यानी कि पॉर्क्यूपाइन रोड के ऊपर आई थोड़ी दूरी पर जहां पर मेरा कैंप था। अब वो डर गई किसी चीज को देख के, जो कि डर लगा उसे दाहिनी तरफ से तेजी के साथ बाईं तरफ चली गई। अब वो किस बात से डरी थी उसका भी सबूत वहां पर था। एक भालू वहां से गुजरा था, उसके पैरों के निशान थे। अब वो भालू जब लेफ्ट को घुसा तो उसने जंगली सुअर के एक साउंडर को यानी कि झुंड को डिस्टर्ब कर दिया था। स्पॉटेड डियर का भी एक झुंड वहां पर था और वो भालू से डर के दूसरी दिशा की तरफ भागे थे। थोड़ी दूरी पर एक सांबर डियर का स्टैग यानी कि नर हिरण दाहिनी दिशा से उस रोड पर आया था। कुछ झाड़ियों में उसने मुंह मारा, करीब 50 गज तक उस रोड पर चला। एक टहनी में उसने अपने एंटलर्स यानी कि सींग रगड़े और उसके बाद वापस चला गया जंगल के अंदर। इस जगह पे एक चौसिंगा अपने बच्चे के साथ इसी रोड पर आया था। अब जो छोना वो बच्चा था, उसके खुरों के निशान उतने ही बड़े थे जितने कि एक बच्चे की उंगलियों के निशान होते हैं। वो भी रोड पर किनारे किनारे चल रहा था, लेकिन तभी उसकी माँ डर गई। कुछ देर तो सड़क के ऊपर ही दौड़ी और उसके बाद माँ अपने बच्चे के साथ जंगल के अंदर चली गई। यहीं पर रोड में एक मोड़ था और मोड़ के पास मिले निशान स्ट्राइप्ड हाइना के। वो थोड़ी दूर तक तो इस रोड पर आया था और फिर वापस लौट गया था। इस तरह के सड़क पर निशानों को मैं देखते हुए और चिड़ियों की चहचहाट को सुनते हुए मैं बढ़ता जा रहा था। ये जगह यानी कि संदनी गागा बड़ी सुंदर जगह है बर्डिंग लवर्स के लिए, यानी बर्ड वॉचर्स के लिए। मैंने करीब आधा मील की दूरी तय करी थी। मैं रोड पर ही था, ऐसी जगह पहुंचा जहां से पहाड़ी का फेस नजर आता था, लेकिन यहाँ की सतह बड़ी कठोर थी। जानवर के पैरों के निशान नजर नहीं आ रहे थे। थोड़ी दूर तक मैं आगे बढ़ता गया, तभी मेरा ध्यान गया एक ऐसे निशान पर जो निशान बड़ा ही अनोखा था। ये निशान करीब 3 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा था। ये रोड के राइट एंगल की तरफ था। अब ऐसा लग रहा था कि ये जो निशान है किसी लोहे से बनाया गया है, और लोहे से तो निशान इंसान ही बना सकता है, लेकिन पिछले 24 घंटे में कोई भी इंसान इधर आया नहीं था और ये निशान 12 घंटे से ज्यादा पुराना था नहीं। अब उस गड्ढे को बनाने के दौरान या निशान को बनाने के दौरान जो मिट्टी फेंकी गई थी वो राइट से लेफ्ट की तरफ फेंकी गई थी। अब जो मिट्टी फेंकी गई थी
इस निशान को बनाने के दौरान उससे लग रहा था कि जिसने भी ये निशान बनाया है वो राइट से लेफ्ट दिशा की तरफ गया है। अब जब मैं इस बात से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया कि निशान किसी इंसान ने नहीं बनाया, तो मैं समझ गया कि इसे बनाया गया है किसी सींग यानी एंटलर की नोक से। अब या तो यह निशान बनाया है किसी स्पॉटेड डियर के मेल ने, और या फिर एक यंग सांबर ने जो कि मेल है। अब या तो ऐसा हुआ हो कि हिरण कहीं से कूदा हो और अपने सींग के बल पर गिरा हो, उसे चोट भी आई होगी। लेकिन अगर वहां पर कोई हिरण गिरा होता तो उसके खुरों के निशान भी होते, क्योंकि उसके खुर के निशान तो उस जमीन पर निशान बनाने में सक्षम थे, लेकिन वहां पर किसी भी तरह के खुर के निशान नहीं थे। अब जो फाइनल कंक्लूजन मैंने निकाला कि निशान तो बने थे एक हिरण के सींग से, लेकिन वो हिरण खुद नहीं कूदा था, टाइगर उसे अपने मुंह में लेके कूदा था और उस हिरण का सींग वहां जमीन पर गड़ चुका था। उस रोड पर जानवर को घसीटने के निशान नहीं थे, लेकिन ये कोई अनोखी बात नहीं है। टाइगर और लेपर्ड अक्सर अपने शिकार को उठाकर कैरी करते हैं ताकि हाइना और जैकल उन निशानों को देख के टाइगर के शिकार का पीछा ना कर पाए। अब जो मेरा ये विचार था कितना सटीक था, इसकी मैंने जांच करने की कोशिश की। तो मैंने पहाड़ी के नीचे रोड की बाईं तरफ सबूत ढूंढने की कोशिश की। वहां कोई निशान तो नहीं थे, लेकिन करीब 20 फीट नीचे 4 फीट की ऊंचाई पर कुछ चमक रहा था सूरज की रोशनी में। जब मैं नजदीक गया तो देखा वो एक खून की बूंद थी, बहुत पुरानी नहीं थी। और जब मैं 50 मीटर नीचे गया तो मुझे वो शिकार मिल गया। एक ऐसा स्पॉटेड डियर मरा पड़ा था जिसके बहुत बड़े सींग थे, इतने बड़े सींग कि कोई ट्रॉफी हंटर उस हिरण को मार देता सिर्फ उसके सींगों के चलते। टाइगर ने उसके पिछले दोनों पैरों को खा लिया था। आसपास की टहनियों और झाड़ियों को उसने शिकार के ऊपर डाल दिया था। और जब कोई टाइगर अपने शिकार को झाड़ियों से और पत्तियों से छिपा दे, इसका मतलब कि वो उसके नजदीक में नहीं सो रहा है, थोड़ी दूरी पर चला गया है। मुझे फ्रेड एंडरसन और हश एडी ने बताया है इस इलाके में घूम रहा है। इस बड़े टाइगर के पीछे सारे शिकार थे और मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था उस टाइगर को ढूंढने की, जैसा कि बाद में जाना गया बैचलर ऑफ पवलगढ़ के नाम से। मुझे बताया गया था कि वो रहता है एक ढलान की तरफ, गहरे नाले की तरफ, वो जो सांबर वॉलो जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा था। लेकिन उस शिकार के आसपास कहीं पर भी टाइगर के पगमार्क थे नहीं, जिससे कि मैं इस नतीजे पर पहुंचूं कि इस चीतल को, स्पॉटेड डियर को टाइगर ने मारा है। लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि फिर तो ये प्रॉपर्टी है बैचलर की, क्योंकि वो जितना बड़ा है वही इतनी आसानी से उठा सकता है एक स्टैग को अपने मुंह में। जहां पर वो शिकार पड़ा था वहां से एक ओपन एरिया था जो कि जाता था एक स्ट्रीम की तरफ, और वहां पर जंगली नींबुओं की झाड़ियां थीं। तो कॉर्बेट ने सोचा कि अगर तो बैचलर वापस रवीन की तरफ नहीं गया है तो पक्का इन झाड़ियों में वो छिपा होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इंतजार करूंगा टाइगर के लौटने का अपने शिकार के पास। मैं थोड़ा आगे गया और जो मेरे पास तितली पकड़ने का सफेद जाल था उसको मैंने गड्ढे में दबा दिया। अब जो खुला इलाका था वो करीब 10 फीट का था, और उसके पास जो पेड़ था और जिस पेड़ के नीचे वो शिकार पड़ा हुआ था, उस खुले इलाके से करीब उतनी ही दूरी पर था जो उस खुले इलाके का राइट हैंड साइड था उससे। अब शिकार के बाईं हाथ की तरफ करीब करीब किल के अपोजिट में एक ठूंठ था पेड़ का, जिसके ऊपर चढ़ी हुई थी लताएं। सबसे पहले तो मैंने चेक किया कि उस ठूंठ में कोई छेद तो नहीं है जिसके अंदर सांप छिपा हो। मैंने वहां से पत्तियां साफ की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं बैठ जाऊं बिच्छुओं के ऊपर। फिर मैंने अपनी पीठ उस तने से टिका दी और आराम से बैठ गया। जहां मैं बैठा था वहां से मुझे वो शिकार नजर आ रहा था और मुझसे था केवल 30 फीट की दूरी पर। और वो जो खुला इलाका था जो कि स्ट्रीम की तरफ जाता था, वो इलाका भी मुझे दिख रहा था। थोड़ी दूरी पर एक पीपल का पेड़ था, उसमें लाल मुंह वाले मंकी
पत्तियां खा रहे थे। जब मैं आराम से बैठ गया तो मैंने एक तेंदुए की आवाज निकाली। तेंदुए की आवाज निकालना सुरक्षित था, क्योंकि टाइगर को लगता कि तेंदुआ उसके शिकार को खाने के लिए आ गया। टाइगर बदला लेने के लिए फौरन आता। अगर टाइगर मेरी आवाज जाने की रेंज के अंदर है और अगर मैं ठीक तरह से आवाज निकाल पाया, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो जो खुला इलाका है जो कि स्ट्रीम की तरफ से आ रहा है, टाइगर वहां से आएगा। और जब मैं उसको देख लेता, नजर भर के देख लेता, फिर मैं उसे एहसास करा देता कि मैं यहां पर हूं, और फिर मैं उसे जाने देता। अब जब बंदरों ने लेपर्ड की आवाज सुनी जो कि मैंने निकाली थी, उन्होंने अलार्म कॉल दी और अपनी पोजीशन ले ली ऊंची ऊंची टहनियों पर। अब क्योंकि उन बंदरों को मैं देख नहीं रहा था, थोड़ी देर तक तो वो अलार्म कॉल करते रहे, फिर वो चुप हो गए। अब मुझे इंतजार था टाइगर का। अब मैं 3 बंदरों की तरफ देख रहा था, उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। कभी वो इस तरफ मुड़ रहे थे, कभी एक तरफ। उसके बाद उन्होंने एक तरफ देखते हुए अलार्म कॉल करनी शुरू कर दी। अब उसके बाद तो सारे बंदर ही कॉल करने लगे। अब मैं समझ चुका था कि टाइगर आ रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि मेरे हाथ में मेरा कैमरा क्यों नहीं है। लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। टाइगर निकला जरूर, लेकिन एक झलक दिखा के गायब हो गया। टाइगर दाहिनी तरफ गया था। बाद में मैंने अंदाजा लगाया कि टाइगर ने यह सोचा कि अगर वो खुले रास्ते से आएगा तो लेपर्ड उसे देख लेगा, तो उसने दूर से ही अपने शिकार को देखना शुरू किया, जहां से उसे उम्मीद थी कि उसे वो तेंदुआ नजर आ जाएगा। जहां तक मेरा सवाल है, उसका ऐसे करने से मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। ग्राउंड में सूखी पत्तियां थी, लेकिन टाइगर ने बड़ी ही सफाई से अपनी चाल चली और उन सूखी पत्तियों की आवाज भी मुझ तक आई नहीं। अब मुझे जब टाइगर नजर आया तो वो नीचे उस शिकार की तरफ देख रहा था, लेकिन मुझे जान के अफसोस हुआ कि मैं बैचलर ऑफ पवलगढ़ को नहीं देख रहा था। ये एक बड़ी टाइग्रेस थी। जब बेस्ट टाइम्स होते हैं तो एक टाइग्रेस के व्यवहार का भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं जहां बैठा था, शिकार के बहुत नजदीक बैठा था, और मुझे उम्मीद थी कि झाड़ियों में उस टाइग्रेस के बच्चे भी हो सकते थे। इतने नजदीक से वो मुझे सूंघ भी सकती थी। जिस रास्ते से टाइग्रेस आई थी, अगर वो उसी रास्ते से चली जाती तो मेरे लिए कोई खतरा नहीं थी। जब टाइग्रेस इस बात से सेटिस्फाइड हो गई कि लेपर्ड ने उसके शिकार को छुआ नहीं है, तो वो खुले रास्ते से वापस जाने लगी। अब मेरे और टाइग्रेस के बीच की दूरी काफी कम हो गई थी। मैंने अपनी सांसें रोकी हुई थी। मैं एक दरार के पीछे से टाइग्रेस को देख रहा था। उसके बाद वो तेजी के साथ स्ट्रीम की तरफ चली गई, उस खुले रास्ते से। थोड़ा सा उसने पानी पिया, छलांग मारी और उस स्ट्रीम के दूसरी तरफ। अब दोनों ही मौकों पर इन घटनाओं को मैंने जोड़ने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि एक अपराध किया गया है और उसे ढूंढने के लिए एक छोटा सा क्लू भी काफी है। तो जो जंगल के डिटेक्टिव हैं, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, एक सुराग से आप एक लंबी कहानी तक पहुंच सकते हो। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये काल्पनिक चित्रण है जासूसी कहानियों का, लेकिन जो जानते हैं उन्हें पता है कि जंगल में जो सबूत होते हैं उनके पीछे एक लंबी कहानी छुपी होती है। तो दोस्तों, इसके साथ एंड हुआ है चैप्टर। हमारा अगला चैप्टर 9 जंगल लोर का, उसमें हम फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।